अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले अपनी बुक देख लिए। सबसे पहले आपकी बुक है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल प्लानट। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आपका कंटेंट में सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लेते हैं। तो जो हमने पीए फर्स्ट का सिलेबस था उसमें हमने कितने चैप्टर किए थे? सेकंड चैप्टर 1, 2 हिस्ट्री में, और ऐसी ज्योग्राफी में हमने 1 और 2 करे थे, और फिर सिविक्स में भी हमने 1 और 2 करे थे। अब इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 11 हैं, जिसमें से हमें और कितने करने हैं? 3, 4 और 5। यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा? ये SA1 का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, 1 to 5। ठीक है, ये टोटल आपके हो गए 5 चैप्टर हो गए हिस्ट्री के। तो ये हमारा हो जाएगा SA1 का, मतलब आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस है ये। 2 चैप्टर हमने उसमें करा दिए, टेस्ट में आ गए थे जो 1 और 2। और हिस्ट्री का जो 5 चैप्टर हैं ये टोटल, ये किसमें है? यानी ये 3+ और हमें करने हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। फिर हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे, तो हमारा हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। पहले थर्ड क्या है हमारा? द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, पेज नंबर 15 ओपन कर लिए। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 15, फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। यहाँ पर बुक में टॉप पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर पार्ट नेम लिखेंगे। पार्ट हमारा कौन सा है? पार्ट 3 है, तो यहाँ पर पार्ट 3 लिख लिए। और डेट उस दिन की लिख दिएगा यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर आप लोगों को डेट मेंशन करनी है, यहाँ पर डेट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर डेट लिख लिए आप सभी बच्चे, यहाँ पर मेंशन कर लिए डेट। और उस दिन का पार्ट ये 3 लिखिएगा और इसे अंडरलाइन कर लिएगा। फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, पहले फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे? मतलब शुरुआत तो हुई होगी ना कहीं से। अगर कोई किसान आया या हर्डर्स आए, चरवाहे आए, जो जानवरों को पालने वाले आए, तो ये बताओ वो आए कहाँ से? अपने आप आ गए? नहीं, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। कोई ना कोई पहला फार्मर होगा ना, पहले किसी ने किसानी खेती की होगी, तभी तो हम लोग उनसे सीखते हुए आए हैं और फिर हम वही चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। तो उसी चीज़ों को हम देखकर उसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेट्स रीड द फेमस सेइंग नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो कुछ एक फेमस वर्ड है, ये एक फेमस बात है, कहावत है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब अगर ज़रूरतें नहीं होगी तो इंसान इन्वेंशन नहीं करेगा। मतलब अगर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी तो वो उस चीज़ को बनाता है, उस अपनी ज़रूरतों को फिल करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए उससे रिलेटेड चीज़ तैयार करता है। तो वही कह रहे हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई इन्वेंशन अगर होती है ना, तो उसके पीछे नेसेसिटी, उसकी ज़रूरत होती है। अगर उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो इंसान उसे ईजाद क्यों करेगा, कोई चीज़ क्यों बनाएगा? जैसे हमारा बल्ब बनाया गया, तो बल्ब रात में अंधेरा होता है इसलिए रोशनी करने के लिए बनाया गया, तो रोशनी की, उजाले की ज़रूरत थी इसलिए इंसान ने बल्ब बनाया। ठीक है, तो जब ज़रूरत होगी तभी इन्वेंशन होगा। तो वही कह रहे हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन की माँ है नेसेसिटी। अगर नेसेसिटी नहीं होगी तो इन्वेंशन भी नहीं होगा। कैन बी अप्लाइड टू अर्ली मैन इन द ट्रू सेंस। और ये लाइन जो ये सेंटेंस है, ये ट्रू सेंस में पूरी तरीके से अर्ली मैन पर अप्लाई हो सकती है। कैसे? एज अर्ली मैन रीच द एंड ऑफ मेसोलिथिक एज हिज लाइफ कंडीशंस चेंज। जैसे कि अर्ली मैन जो है उनकी मैंने 3 एजेस बताई थी पिछले चैप्टर में कि 3 एजेस होती हैं, डिफरेंट एज, न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, और 3 एजेस बताई थी मैंने आपको ऐसे। ठीक है, तो जब अर्ली मैन हल्के हल्के करके अपने मेसोलिथिक एज तक पहुँचे, हिज लाइफ कंडीशंस चेंज, तो उनकी लाइफ की कंडीशन जो थी, उनकी ज़िंदगी के तौर तरीके थे, वो चेंज हो गए, बदल गए। ही गेन्ड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेशन। और उनके पास किस चीज़ की नॉलेज आ गई? उन्हें कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर की, खेती बाड़ी की नॉलेज आ गई कि हमें खेती कैसे करनी है, धान कैसे उगानी है, अपना खाना कैसे बनाना है। ठीक है, अपने खाने को हमें खुद कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें इन्हें सीखने को मिल गई। मतलब जब ये मेसोलिथिक एज तक बात करते हैं हम, तो ये हल्के हल्के करके मॉडर्नाइज हो रहे थे, डेवलप हो गए। Therefore, there was no need for him to keep moving around with the animals and move in search of food. मतलब अब जब ये खाना खुद उगाना सीख गए, खेती करना सीख गए, ठीक है, इन्हें कल्टीवेशन आ गई, एग्रीकल्चर करने का तरीका आ गया, तो अब इन्हें जो है इधर से उधर घूमना नहीं पड़ता था। Therefore, there was no need for him to keep moving around with the animals and move in search of food. खाने की तलाश में इधर उधर घूमना नहीं पड़ता था इन्हें। क्यों? अब तो ये खुद खेती कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर हैं अभी एक तरह के, और क्या कर रहे हैं? अपनी खुद धान उगा रहे हैं,
खुद खाना उगा रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, तो सारा खाना उन्हें वहीं मिल रहा है। तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, खाने की सर्च में अपने जानवरों को लेके या जानवरों को की शिकार के लिए, जैसे भी अपने खाने के लिए वो बाहर नहीं, इधर उधर नहीं घूमते। अब एक ही जगह उन्हें खाना मिल जा रहा है, कहाँ पर? अपने खेत में। ठीक है। Early man decided to stay in one place and have a settled life in order to take care of the plant and crops. फिर अर्ली मैन ने क्या डिसाइड किया कि अब हम एक ही जगह पर रहेंगे। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उन्होंने खेती करना सीख ली, जानवरों को पालना सीख लिया। तो अब जानवर पाल रहे हैं तो जानवरों को छोड़कर नहीं जा सकते, उनकी देखभाल कौन करेगा? या खेत उगा दे हैं उन्होंने, खेत फार्मिंग की है, खेती की है, तो खेतों को देखना पड़ेगा, दूसरे जानवरों से बचाना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसकी वजह से अर्ली मैन ने क्या डिसाइड किया कि वो एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। इधर से उधर जो वो पहले खाने की तलाश में घूमा करते थे या जानवरों के शिकार के लिए घूमा करते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने खेती करना शुरू कर दी थी और उन्हें खेती, अपने खेतों की देखभाल के लिए एक जगह रुकना पड़ता था उसी जगह। एंड हैव अ सेटल लाइफ इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। और फिर उन्होंने अपनी सेटल लाइफ करना, क्या करना शुरू कर दी? सेटल लाइफ जीना शुरू कर दी। पहले क्या थे, इधर उधर से वो बस घूमते रहते थे खाने की तलाश में, बस खाना मिल जाए कहीं से इधर उधर, अपने रहने सहने का जगह मिल जाए। अब जब उन्होंने अपनी सेटल लाइफ जीना शुरू कर दी, क्यों? क्योंकि उन्हें जो है अपने क्रॉप्स की, अपने धान की और अपने जानवरों की देखभाल करनी पड़ती थी, इसलिए। ही स्टार्टेड यूजिंग द पॉलिश टूल। और उन्होंने अपने पॉलिश्ड टूल, मतलब अच्छे से शार्प टूल यूज़ करना शुरू कर दिए, वेल डिज़ाइन हो, अच्छे से डिज़ाइन हो, अच्छे से शेप दिया हुआ हो। पहले क्या था, बस धार लगी होनी चाहिए थी, कैसा भी शेप हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा शेप हो, बस औजार हो जिससे जानवर का शिकार कर पाएँ, ऐसा औजार बनाते थे पहले। मेसोलिथिक एज तक आते आते इनके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगे और इन्होंने अपने औजार को, अपने जो हथियार थे उन्हें भी शेप देने लगे। कोई अलग शेप का, कोई अलग शेप का, अलग अलग काम के लिए अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के औजार बनाने लगे। उसे अच्छे से पॉलिश करके ये नहीं कि जूते वाली जो पॉलिश होती है ये चमका के, मतलब उसे अच्छे से डिज़ाइन करके। ठीक है, पॉलिश करने का मतलब है उसे शेप घिस देना या साफ़ कर देना। अनपॉलिश ये होता है जो खुरदुरा होता है। ठीक है, ये पॉलिश है मतलब चिकना कर देना, उसे शेप दे देना अच्छे से, जो देखने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स। और अपने जानवरों को डोमेस्टिकेट करने लगे, मतलब जानवरों को पालने लगे, उन जानवरों को पालने लगे जो इनके यूज़ में आ रहे थे और जो मतलब जो जानवर काम थे, मतलब जो जेंटल थे, काइंड के, अच्छे बर्ताव के थे। जैसे जानवर कुछ होते हैं जो आप पर अटैक कर देते हैं, तो उन्होंने ऐसे जानवर पालने शुरू करे जो हम अटैक ना करते हों, जो साथ में रह लेते हों या उनकी हेल्प करते हों। तो जैसे कि डॉग है, बफेलोज़ हैं, काऊ है, शीप है, गोट है, ये सारी चीज़ें इन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जानवर बहुत काम और शांत मिजाज के थे, जो कि इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते थे। ठीक है, फिर क्या है, एंड स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट। और प्लांट, पौधे उगाना शुरू कर दिए उन्होंने। ठीक है, पौधे उगाना शुरू कर दिए उन्होंने। हाउएवर द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द न्यूलिथिक स्टेज। और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था उसका बहुत असर पड़ा किस पे? न्यूलिथिक स्टेज पर। ठीक है, इन साउथ वेस्ट रीजन ऑफ एशिया दिस कल्चर स्प्रेड आफ्टर 10,000 BC। साउथ में अगर हम देखें, एशिया के वेस्ट रीजन में, साउथ वेस्ट में अगर देखें हम, एशिया के किस रीजन में? साउथ वेस्ट रीजन में। दिस कल्चर स्प्रेड आफ्टर 10,000 BC। तो ये जो कल्चर था, मतलब जो फार्मिंग का और डोमेस्टिकेशन का, जानवरों को पालना और खेती बाड़ी करने का तरीका, ये जो सीखा था अर्ली मैन ने, स्टार्ट किया था, ये अगर हम साउथ वेस्ट बात करें, इस एशिया के साउथ वेस्ट वाले पार्ट में बात करें, तो उस जगह 10,000 BC के बाद आया था ये। ठीक है, इन द मिडल ईस्ट इट डेवलप इनटू अर्बन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज अराउंड 3500 BC। अगर हम उसकी बात करें मिडिल ईस्ट की, इट डेवलप इनटू अर्बन सिविलाइजेशन, तो ये अर्बन सिविलाइजेशन में डेवलप हुआ कब? ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज, जब हम उसे ब्रॉन्ज एज मानते हैं उस ज़माने में, यानी 3500 BC में। द न्यूलिथिक कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया कैन बी ट्रेस ऑन टू 7500 BC। और अगर हम न्यूलिथिक कल्चर की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में न्यूलिथिक कल्चर कब देखा गया था? 7500 BC में। ठीक है, एविडेंस आर फाउंड एट साउथ
ईस्टर्न यूरोपियन प्लेसेस लाइक बल्कान्स, एगेन सी एंड इटली which is dated around 6500 BC. It reached northwestern Europe in 4500 BC. अगर हम एविडेंस की बात करें, मतलब गवाह की बात करें, या ये देखें कि कुछ गवाह मिले हों जैसे, जिससे पता चलता हो कि हाँ ऐसा ज़माना होगा, ऐसे खेती होती होगी, या वहाँ पर ऐसे गाय होंगे, जानवर पाले जाते होंगे, तो ये सारे जो एविडेंसेस हैं ना, सारे जो सबूत हैं, ये कब मिले? साउथ ईस्टर्न यूरोप में मिले। कहाँ पर? प्लेसेस लाइक जैसे बल्खान में, एगेन सी में, एंड इटली जो जगह है, ये सब जगहों पर क्या मिले? ये सारे सबूत मिले। डेटेड अराउंड 6500 BC, और 6500 BC के लगभग उस ज़माने में मिला। इट रीच्ड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप इन 4500 BC, और ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में कब पहुंच गया था? 4500 BC में, मतलब वहाँ पर 4500 BC में ये सारे चेंजेस देखे गए। हाउ मैन बिकम अ फार्मर। अब इंसान फार्मर बना कैसे? उसे खेती करनी आई कैसे? ठीक है, उसने कैसे सोचा कि हमें खेती करना चाहिए? क्या हुआ होगा? अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फ्रूट्स और ग्रेन। जो अर्ली मैन होते थे उन्हें नहीं पता था कि फ्रूट्स, फल और सब्जियां, जो ग्रेन्स हैं, दाने, अनाज, वो कैसे उगाए जाएं। ही लिव्ड ऑन एनिमल्स, वो जानवरों पे डिपेंड रहते थे। फिश, मछलियों पे, एंड फ्रूट्स, और जो जंगलों में फल रहते थे उन पर डिपेंड करते थे, मतलब उन्हीं को खाना, उन्हीं पर ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, उन्हीं पर डिपेंड करते थे। हाउएवर इट इज़ नॉट नो एज इट हाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्टेड। हाउएवर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये लगभग नहीं पता, हालांकि हमें ये नहीं पता था कि कल्टीवेशन, जो क्रॉप्स है, जो धान उगाना शुरू की, जो खेती करना शुरू की, वो स्टार्ट कैसे हुई, इसके बारे में अभी तक नहीं पता कि इंसान ने कैसे शुरू किया होगा, क्या सोचकर शुरू किया, या कैसे पता चला कि ऐसे उगाया जाता है, इसके बारे में तो नहीं पता। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द अर्ली मैन्स लाइफ बिकेम मोर सेटल। मगर जब भी जैसे भी सीखा हो, इसके बारे में भी कुछ इसे पता नहीं है कि इन्होंने कैसे सीखा होगा, मगर जब भी सीखा इन्होंने, तो इसके बाद जब एग्रीकल्चर यानी खेती करना शुरू कर दी, इसके बाद इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सेटल हो गई। मतलब एक जगह रुक के आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे अब ये लोग। पहले क्या होता था, खाने की तलाश में इधर उधर बस घूमते ही रहते थे, कभी खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। मगर जब ये नहीं पता कि इन्होंने खेती स्टार्ट कैसे की होगी, इन्हें कैसे नॉलेज हुई होगी कि हमें खेती ऐसे करनी चाहिए, मगर इतना पता है ज़रूर कि जब से इन्होंने खेती स्टार्ट की तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सेटल हो गई। He did not have to wander from place to place in search of food। बच्चों ये मीनिंग लिख लिया करिए आप। वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, जिसे कहते हैं मंडराना। ठीक है, वेंडरिंग जैसे कहते हैं ना, वेंडरिंग, तो वेंडरिंग मतलब मंडराना, इधर से उधर घूमना। He did not have to wander from place to place in search of food, और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में इधर से उधर घूमना नहीं पड़ता था। प्लांट्स टुक सेवरल डेज और वीक्स टू ग्रो, और जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने कुछ सेवरल डेज, कुछ दिन लगाते थे या कुछ हफ्ते लगते थे उन्हें ग्रो होने में, मतलब बढ़ने में। इट मीन दैट फार्मर हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब अब जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, जिन्होंने पौधे उगाए हैं, वो कम से कम पौधे 10 हफ्ते, कुछ हफ्ते या दिन तो लगा ही लेगा उगने में वो पौधा। तो इसकी देखभाल के लिए जब तक वो पौधा उगता नहीं है, फार्मर को यानी जो अर्ली मैन थे उस ज़माने में, उन्हें रुकना पड़ता था एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय तक। दे हैड टू लुक आफ्टर द प्लांट्स इन ऑर्डर टू वाटर, वीड, ड्राइव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन्स राइपेंड। और उसे प्लांट को देखने के लिए दे हैड टू लुक आफ्टर प्लांट, और उन्हें प्लांट की देखभाल करनी पड़ती थी। किस लिए? कि पानी देने के लिए, या वीड्स जो हो जाते हैं उन्हें हटाने के लिए, या ड्राइव एंड अवे मतलब जो जानवर या चिड़िया, बर्ड्स जो आ जाती थी उन्हें हटाने के लिए, टिल द ग्रेन राइपर, जब तक कि राइपन ना हो जाए, पक ना जाए। राइपन मतलब पका हुआ, राइप मतलब पका, पकना, राइपन मतलब पकना। जब तक कि वो पक ना जाए, धान हमारी तैयार ना हो जाए, हमारी खेती जो है, हमारा खेत जो है वो तैयार ना हो जाए, जब तक ये छोड़ के नहीं जा सकते थे। और फिर इसी तरह से इन लोगों ने अपनी एक जगह रुककर सेटल लाइफ जीना शुरू कर दी। वरना इससे पहले क्या था, एक जगह ये लोग रुकते ही नहीं थे, बस सर्च में खाने की तलाश में इधर उधर घूमना।
बस यही काम था इनका। मगर जब इन्होंने खेती शुरू कर दी तो कम से कम खेतों की देखभाल के लिए, जैसे कि पानी डालना, जानवरों से बचाना खेतों को, चिड़ियों से बचाना खेतों को, या वीडीसाइड्स हैं, वीड्स हैं जो इधर उधर की फालतू की धानें होती हैं, ख़राब जो घासें होती हैं उन्हें हटाना, फालतू की घासों को हटाना, या अपने खेत को ये पानी डालना, या उसमें बीज डालना, या उसे पहले ज़मीन को ठीक करना, सोइंग करना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं खेती में। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए इन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। अब काफ़ी टाइम लग रहा है यानी एक जगह काफ़ी दिन रुक रहे हैं। काफ़ी दिन रुक रहे हैं मतलब इन्होंने भी सीख लिया एक जगह पर रुक के अपनी ज़िंदगी गुजारना। यहीं से पहले क्या था, ये एक जगह रुकते ही नहीं थे, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे बिकम फूड प्रोड्यूसर्स और फार्मर। इसी तरह से ये लोग फूड प्रोड्यूसर मतलब खाना तैयार करने वाले बने, और किसान बने, जिसे हम कहते हैं किसान। इट वॉज अ मेजर ट्रांजिशन ऑफ इन हिस्ट्री फ्रॉम नोमैड्स टू फार्मर। और ये जो है बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांजिशन था, मतलब काफ़ी बड़ा परिवर्तन, काफ़ी बड़ा बदलाव था किसमें, हिस्ट्री के अंदर। फ्रॉम नोमैड्स टू ट्रेडर्स मतलब फार्मर्स, नोमैड्स से फार्मर्स बने ये लोग, ठीक है। नोमैड्स किसे जाता है, जो इधर उधर घूमा करते थे, खाना बदोश जिसे कहते हैं, जिसे बंजारे कहते हैं, जो जिनका कोई काम नहीं होता, बस खाने की तलाश में इधर उधर अपने जानवरों को लिए फिरते हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर ये लोग क्या बने, ये नोमैड्स से फार्मर बने, ठीक है, यानी किसानी आ गई है ना, खेती करना आ गई। ह्यूमन एज डोमेस्टिकेटर्स ऑफ एनिमल्स और हर्डर्स। अब फिर ह्यूमंस जो है, जैसे कि पहले खेती करना सीखी उन्होंने, फिर डोमेस्टिकेटर्स ऑफ एनिमल और हर्डर्स भी बने। हर्डर्स मतलब चरवाहे, जो अपने जानवरों को चराते हैं, अपने जानवरों की देखभाल करते हैं, या जानवर पालते हैं, जो जानवरों को इधर उधर से घुमाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। क्यों जानवरों की देखभाल क्यों करते हैं, इतने अच्छे कब से हो गए इंसान, इसलिए क्योंकि उन्हें उससे फ़ायदा है, ठीक है। और डोमेस्टिकेटर मतलब पालतू जानवर पालने वाले, आपने सुना होगा डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल सुना होगा आपने, यानी पालतू जानवर। तो डोमेस्टिकेटर मतलब उन्हें पालने वाले, उन जानवरों को पालने वाले, यानी अर्ली मैन ही तो थे उस ज़माने में, हम थोड़ी नहीं थे तो वो भी इंसानी हमारी तरह, मगर उन्हें अर्ली मैन इसलिए कहा जाता है कि अर्ली मतलब पहले, यानी पहले ज़माने वाले लोग। अर्ली मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। अर्ली मैन ने क्या शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। एनिमल्स दोज वर जेंटल वर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। और वो जानवर जो कि जेंटल होते थे, जो शांत होते थे, जो अच्छे होते थे, वो जानवर जो इंसानों पर अटैक नहीं करते थे, ठीक है, जो सुकून से प्यार मोहब्बत से रहते थे इंसानों के साथ, उन जानवरों को वो लोग क्या करते थे, पालते थे, और उन्हीं को क्या करते थे, उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ाते थे। क्यों, जब एक जानवर है उससे 2 जानवर हैं, 3 जानवर, ऐसे बढ़ाते थे, और अपना काम भी आसान होता था। खेतों में जैसे जानवरों को यूज़ करते हैं हल चलाने के लिए, या जैसे कि गाय है, या बकरी है, या शीप है, या ऊँट है, ये सारे जानवर क्या हैं, इंसान इससे गोश्त मिलता है, और इससे क्या मिलता है इंसानों को, जैसे पहले ज़माने के जानवर, ये लोग इनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, तो ये तो जंगली जानवरों को किल करके उनके कपड़े भी यूज़ करते थे, और इनसे सबसे बेहतरीन कि खाने की रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे फूड में देखा जाता है गोश्त मिल रहा है, हमें मीट मिल रहा है, फ्लैश, ठीक है, और ड्रिंकिंग के लिए दूध मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। इनकी सींग, इनकी हड्डियाँ यूज़ करते थे, किस लिए, शिकारियों के लिए, हथियार बनाने के लिए, अपने शिकार के लिए हथियार बनाने के लिए इनकी हड्डियों को यूज़ करते थे, इनकी सींगों को यूज़ करते थे, या भारी बोझ उठाना होता था तो बड़े इन ताकतवर जानवरों को यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सारे, इसीलिए ये लोग डोमेस्टिकेटर बने। और वुमेन, मैन एंड द चिल्ड्रेन टेम्ड एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। टेम्ड कहते हैं पालतू जो औरतें, आदमी और जो बच्चे होते थे, वो वहाँ के जानवरों को कैसे पालते थे, उनके लिए खाना छोड़ दिए करते थे उनके शेल्टर्स के करीब, मतलब शेल्टर्स कहते हैं छत। अब जानवरों के लिए भी तो छत बनानी पड़ेगी, घर उन्हें ढकना नहीं पड़ेगा जब धूप से, सर्दी से, गर्मी से या बारिश से, तो उनके लिए छत बनाया करते थे, बाकायदा उनके लिए घर तैयार कराया जाता था जिसमें वो कवर रहें, और वहीं पर वो लोग उन्हें पाला करते थे। कैसे, वहीं पर उन्हें खाना दे दिया करते थे, उनका खाना छोड़ दिया जाता था खाने के लिए। परहैप्स द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। और ये कहा जाता है हालांकि कि डॉग जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो सबसे पहले जानवर थे जिन्हें कि पालतू जानवर बनाया था अर्ली मैन ने। क्यों, डॉग क्यों बनाया होगा, क्योंकि डॉग बहुत ज़्यादा वफादार होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैसे, डॉग कुड बी यूज़फुल इन मैनी वेज। डॉग जो है, जो कुत्ता होता है, उसे हम कई तरीक़ों से मैनी वेज में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन चेजिंग एंड हंटिंग एनिमल। कैसे, किस काम में, स्पेशली किस काम में,
जानवरों के पीछे पड़ने के लिए, मतलब उसे चेस करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, और हंटिंग एनिमल, और जानवरों को शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार थे ये। लेटर ऑन सम अदर जेंटल एनिमल्स वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड। बाद में और भी कुछ जेंटल एनिमल्स यूज़ होने लगे जिन्हें पालना शुरू किया इन्होंने, एलिमेंट्स ने, जैसे सच एज शीप, गोट, कैटल एंड पिग। नाउ पीपल ऑल्सो बिकम हर्डर्स। और जो लोग थे इसी तरह से जानवरों को पालने लगे और इन्हें इनके खाने, जैसे अब कोई चरवाहा है, चरवाहा किसे कहते हैं भाई, जैसे कि खूब सारे उसके पास भेड़ हैं, वो अपनी भेड़ लेके चला गया चराने के लिए उन्हें, तो वो अपनी भेड़ों को चरा रहा है, मतलब उन्हें घास खिला रहा है, उससे ही इसका नाम क्या पड़ा, चरवाहा। ठीक है। और इसी तरह से क्या बन गए, हर्डर्स भी बन गए, यानी फार्मर के साथ साथ इन्होंने हर्डर्स भी बन गए। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 16। फिर क्या है यहाँ पर, आर्ट ऑफ ग्रेन स्टोरेज। अब ये खाना मतलब तैयार करना तो सीख गए, खेती करना सीख गए, अब उसे रखना भी तो होगा, तो वो ख़राब नहीं हो जाएगा। इधर उधर रखेंगे, कोई अनाज चूहा आया या जैसे भी कोई भी जानवर आया वो खा के चला गया, या मौसम में भीग गया, ख़राब हो गया, बारिश हुई भीग गया, ये ज़्यादा धूप हो गई सब सूख गया, ख़राब हो गया। तो आर्ट ऑफ ग्रेन स्टोरेज। अब ग्रेन स्टोरेज मतलब अपने धान को, अपने खेत को, अपने अनाज को स्टोर करके भी तो रखना है, बचा के भी तो रखना है, या एक साथ थोड़ी नहीं। ये मानो कि अगर खेती करी तो एक साथ कट के आया सारा, ठीक है, तो जब वो एक साथ कट के आया तो एक साथ खा तो नहीं जाएंगे उसे, एक साथ ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो हल्के हल्के करके यूज़ होगा। तो वही है, इन्होंने अब आर्ट भी सीखी, अपनी कला सीखी ग्रेन को स्टोरेज करने का कैसे। अर्ली मैन ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन्स दे प्रोड्यूस। अर्ली मैन ने और क्या पढ़ा कि जो अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेन्स, जो अपनी धान उगा रहे हैं, जो अपने अनाज उगा रहे हैं, उसे संभाल के स्टोर करके कैसे रखा जाए। द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली एज इट हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। और ग्रेन को बहुत केयरफुली यूज़ करते थे ये लोग, क्यों, क्योंकि उसी ग्रेन को खाने की तौर पर और सीड की, बीज की तौर पर भी उसे यूज़ करते थे, क्योंकि वही तो बीज होगी जो दोबारा जब उगाना होगा तो वही बीज तो यूज़ करेंगे, उसी के दाने तो यूज़ करेंगे। अब जैसे हमें गेहूं उगाना है तो गेहूं के दाने तो यूज़ करते हैं, कुछ अलग चीज़ डालते हैं, गेहूं के दाने यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने के लिए और आगे दोबारा फार्मिंग करने के लिए उसकी बीज इकट्ठा करनी पड़ती थी इन लोगों को, तो उसे संभाल के रखने के लिए क्या करते थे ये लोग, द ग्रेन वर यूज एज फूड, गिफ्ट्स एंड सीड्स। और जो ग्रेन होते थे, जो अनाज होते थे, वो खाने के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर और सीड के तौर पर ये लोग यूज़ करते थे। देयरफॉर पीपल थॉट ऑफ सेवरल वेज ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर फ्यूचर यूज़। और लोगों ने फिर क्या किया, अलग अलग सोच बनाई, अलग अलग तरीके बनाए, सेवरल वेज बनाए, ज़रिए बनाए ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन्स फॉर फ्यूचर यूज़, कि अनाज को अपना कैसे स्टोर करके रखें, कैसे बचा कर रखें कि वो हम फाइनल मतलब फ्यूचर में आगे कल आने पर आगे ज़माने में उसे यूज़ कर पाएँ। दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। उन्होंने क्या शुरू किया, दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, किले की बड़े बड़े पॉट्स बनाने शुरू किए, ठीक है। और वोव बास्केट, और हाथ से बुनी हुई बास्केट बनानी, टोकरी बनाना शुरू की। और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड इन ऑर्डर टू स्टोर देयर ग्रेन्स। और ज़मीन में गड्ढे बड़े बड़े खोदना शुरू किए अपने ग्रेन को उसमें संभाल के रखने के लिए। अब आप सोचेंगे ज़मीन में दफना दें उन्हें, दफना रहे नहीं हैं, बड़े बड़े जैसे यहाँ पर पिट दिया हुआ है आपको, पूरा एक बड़ा सा, जैसे हम लोग अब अंडरग्राउंड घर बनाते हैं ना, इसी तरह से इन्होंने पिट बनाए। और ऐसे नहीं बनाए पिट कि उसे गेहूँ उसके अंदर फेंक दिया, गेहूँ फेंक देंगे तो हो सकता है वो तो ज़मीन में आ जाए कांटेक्ट में, फिर उगने लगे। तो बाकायदा उसे अच्छे से स्टोर करके, हो सकता है कुछ उसके ऊपर बिछाया जाता हो, और फिर उसके ऊपर क्या करते थे, उसे कवर कर देते थे कि बारिश का पानी ना जाए या कोई जानवर उस तक ना पहुंच जाए जैसे ख़राब कर दे, ठीक है, मॉइस्चर उसमें ज़्यादा ना रहे। मतलब ये लोग भी काफ़ी नॉलेज थी इन लोगों को कि कैसे स्टोर करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं आर्ट ऑफ ग्रेन स्टोरेज, की इनकी कला क्या थी, स्टोर करने की, ग्रेन को स्टोर करने की, अनाज को। फिर क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब ये बताओ हम, चलो बात ठीक है, वो लोग फार्मर्स थे या हर्डर्स थे, वो फार्मर बने, उन्होंने किसानी की, या उन्होंने जानवर पाले, वो चरवाहे बने, तो हमें कैसे पता चला, जब तक हम आए जब तक तो हम, वो लोग ख़त्म हो गए, मर गए सब, तो अब हमें उन लोगों में से किसी ने बताया नहीं, तो हमें कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड एविडेंस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो स्टडी करता है इन सब चीज़ों की,
मतलब पास्ट मटेरियल, जो पास्ट में जो मटेरियल सारे मिले हैं, जो हिस्ट्री के सारे मटेरियल हैं, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ये कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड एविडेंसेस ऑफ फार्मर। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या फाउंड किया है? फार्मर के, किसानों के जो सबूत या ये कह लिए एविडेंसेस, निशानियाँ फाउंड की हैं, क्या की हैं? सर्च की हैं या ढूंढी हैं। एंड हर्डर्स, और जो हर्डर्स थे, चरवाहे थे, उनके निशानियाँ कुछ ढूंढी हैं। ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पहले के ज़माने में लोग बाग जानवरों को पाला करते थे या किसानी करते थे, खेती करते थे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर इन बुज़ाहोम, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बुज़ाहोम में जो पाए गए हैं, जो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान। और कोल्दिवा और मेहरगढ़, ये क्या है? मेहरगढ़ अलग है, ये महारगढ़ अलग है। ये मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़। और ये है चेरांद या दाउजली हेडिंग और हेलोर इन साउथ इंडिया। ग्रेन्स बर्न्ड एक्सीडेंटली और पर्पसली हैव बीन फाउंड ऑन दीज साइड्स। मतलब ये जो अभी मैंने सारे नाम बताए ना जगह के, यहाँ पर हो सकता है कि अपने आप वहाँ की ग्रेन जल गई हो या पर्पसली किसी मकसद से जलाई गई हो, क्योंकि हो सकता है अर्ली मैन के ज़माने में कोई आग लग गई हो तो उससे क्या हुआ हो? वहाँ के खेत जल गए हों, किसान ग्रेन्स जल गई हों, मतलब अनाज जल गए हों, या ऐसा हुआ हो उन लोगों ने खुद जलाई हों वहाँ के खेत। तो ये सारे जले हुए, ये जो ऐसे ये सारी चीज़ें मिली हैं ना, ये बर्न्ड एक्सीडेंटली और पर्पसली, ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं? इन साइट्स में मिली हैं। किस साइट्स पे? ये जो मैंने बताया, विदौजली हेडिंग, हेलूर और बुजाहम, मेहरगढ़ और कोल्दिवा, मेहरगढ़, ये सारी जगहें हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें। अब जैसे आप जो है कहीं गुजर रहे हैं कहीं रास्ते से, ठीक है, आपने देखा कि कहीं जो है जला हुआ एक मैदान है जहाँ पर खेत जला हुआ है पूरा, तो आप उसे देखकर क्या कहेंगे? कि यहाँ पर शायद खेत था, यहाँ पर शायद किसानी होती थी, यहाँ पर खेती होती थी। हो सकता है किसी वजह से आग लग गई हो या इंसान ने खुद जलाकर उसे ख़त्म किया हो उस खेत को। आप यही तो सोचेंगे। अगर आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा खेत देखा और वहाँ पर देखा कि जला हुआ सा है बिल्कुल, नीचे ज़मीन काली काली पड़ रही है, इधर उधर धान टूटी फूटी पड़ी हैं, जली हुई पड़ी हैं, तो आप उसे देखकर क्या कहेंगे? कि लग रहा है यहाँ पर खेत था बहुत बड़ा पहले और वो जो है किसी वजह से जल गया होगा, ठीक है। हो सकता है आग लग गई हो, आपके दिमाग में यही तो बात आएंगी कि हो सकता है आग लग गई हो किसी वजह से, या हो सकता है इंसान अपने आप खुद जलाया हो कि दूसरा फसल उगानी है तो जला दिया हो। तो इसी तरह से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्हें भी ये सारी चीज़ें मिली, ठीक है, जले हुए खेत मिले इधर उधर इन सारी जगहों पे जो मैंने नाम बताए। इससे अंदाज़ा लगाया इन्होंने कि यानी पहले ज़माने में भी खेती हुआ करती थी, तभी तो हमें खेत मिले जले हुए। अब जले हुए मिले तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है खुद जलाए हों, या हो सकता है किसी तरह से एक्सीडेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई हादसा हुआ हो जिससे आग लग गई हो, कुछ भी हुआ हो, मगर हमें ये पता चल गया कि उस ज़माने में भी खेती हुआ करती थी। By studying it now, we know that a number of crops were grown in different part of subcontinent। और इन सब की स्टडी करके, इन सब पे जांच पड़ताल करके आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में। तो इस पे जांच पड़ताल करके, स्टडी करके क्या जानने को मिला हमें? दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत अलग अलग तरह की डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती थी। वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। और जो अलग अलग तरह के जानवर की हड्डियाँ मिली, उन्हें भी हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तो हमारे कि घोड़े की हड्डी है, या ये हमारे भैंस की हड्डी है, यानी उस ज़माने में भैंस पाले जाती होंगी या घोड़े पाले जाते होंगे, या ये तो किसकी हड्डी है कि शीप की हड्डी है, ये तो गोट की हड्डी है, बकरी की हड्डी है। तो देखकर इंसान पता लगाता है यानी उस ज़माने की हड्डी है, ये इतनी साल पुराने से पड़ी हुई है, तो यानी ये उस ज़माने की हड्डी है, तो यानी ये लोग उसे पालते होंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें इन्होंने, ये इंसान आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, इसमें बहुत डीपली। ऐसा नहीं है कि बस अंदाज़ा लगाया जाता है, हर एक चीज़ को जांचा जाता है। अब पिट हाउस क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था पिट क्या होता है। फ्रॉम अ फूड गैदरर व्हेन मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर ही स्टार्टेड लिविंग इन पिट्स डग बिलो द ग्राउंड। जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, फूड गैदरर मतलब किसे कहते हैं हम? खाना इकट्ठा करने वाले से। गैदर मतलब इकट्ठा करना, और गैदरर मतलब इकट्ठा करने वाला। खाना इकट्ठा करने वाले से इंसान जब खाना बनाने वाला, खाना पैदा करने वाला बना,
पहले इंसान क्या करता था, इधर उधर जाके ढूंढना करता था खाना, फिर क्या किया उसने, खुद ही उगाना शुरू किया। तो वो खाना ढूंढने वाले से, खाना इकट्ठा करने वाले से क्या बना, वो खाना बनाने वाला, फूड प्रोड्यूसर बना। ही स्टार्ट लिविंग इन पिट्स डग बिलो द ग्राउंड। तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारना शुरू की, ज़मीन के अंदर बड़े बड़े क्या करें उन्होंने, गड्ढे खोद के उसी के अंदर रहना शुरू किया, अंडरग्राउंड रहना शुरू किया। ठीक है। These cozy underground houses had steps leading down to the floor। और ये जो cozy underground houses हैं उसमें कुछ स्टेप्स भी थे लीडिंग टू डाउन टू द फ्लोर, जो फ्लोर पे आते थे, कुछ स्टेप्स थे। मतलब इस तरह से अच्छे से बना रखा था कि नीचे जाने का रास्ता, आने का रास्ता, मतलब उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ सच में ये रहने के लिए बनाया होगा। दिस वॉज फाउंड इन बुरज़ाहोम नियर श्रीनगर इन कश्मीर। बुरज़ाहोम श्रीनगर के पास है कश्मीर में, कश्मीर के अंदर, वहाँ पर ये देखने को पाया गया है, ये ऐसा घर देखा गया है। इट इज़ बिलीव दैट दीज पिट हाउसेज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। और कश्मीर में इन्होंने ऐसे घर क्यों बनाए होंगे, आपको पता है ज़मीन के अंदर गर्मी रहती है, इस वजह से लोग बाग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के इसके अंदर रहते होंगे, अंदाज़ा इससे लगाया गया। क्यों कश्मीर के अंदर ज़्यादा ये घर क्यों पाएगा, कश्मीर बहुत ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है तो वहाँ के लोग मर ना जाएं, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने आप को क्या किया उन्होंने, पिट बनाए, गड्ढे खोद खोद के घर बनाए। तब अंदाज़ा लगाया गया अच्छा इस वजह से इन्होंने ऐसे घर बनाए होंगे। ठीक है। पॉटरी, पॉटरी की बात करते हैं। बास्केट्स वर नीडेड फॉर स्टोरिंग राइस बार्ले एंड अदर ग्रेन्स। जो बास्केट, जो टोकरियाँ बनाते थे अपने आप, उसे यूज़ करते थे ये लोग किस लिए, स्टोरिंग राइस, चावल को स्टोर करने के लिए, बार्ले एंड अदर ग्रेन, और बार्ले या दूसरे अदर ग्रेन, अदर जो अनाज होते थे, दूसरे अनाज होते थे, उन्हें स्टोर करने के लिए। बास्केट्स वर मेड ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। और जो बास्केट बनाते थे ये किससे बनाते थे, लकड़ियों के पतली पतली स्ट्रिप्स से। ठीक है। आज भी आपने देखा होगा टोकरियाँ आती हैं तो जैसे बांस होता है, बांस की छिलके होते हैं उससे बनी होती है पतले पतले, ये लकड़ियों से पतली पतली लकड़ियाँ काट के उसे मोड़ मोड़ के उसे आपस में जैसे भी बुनते हैं, जो भी करते हैं उससे बनाते थे। तो ऐसे ये लोग भी बास्केट बनाते थे, किससे, पतली पतली स्ट्रिप से, पतली पतली तनियों से, किससे, वुड की, लकड़ियों की पट्टियों से। अर्थन पॉट्स वर ऑल्सो मेड। और अर्थन पॉट मतलब मिट्टी से बनाए हुए पॉट बनाए ये लोग यूज़ करते थे। द पॉट्स वर गिवन डिफरेंट शेप एंड परहैप्स ड्राइड इन द सन। और जो पॉट होते थे इनके, ये अलग अलग शेप के, अलग अलग डिज़ाइन के शेप बनाते थे और उन्हें धूप में सुखाया करते थे, क्यों, कि वो मजबूत हो जाए। सम टाइम दे वर बेक्ड इन एन ओवन इन ऑर्डर टू मेक देम टफ। और कभी कभी तो उसे वो क्या करते थे, आगों पर सेका करते थे, भट्टियों पर सेका करते थे कि उसे मजबूत बना दें इसलिए। ठीक है। सम अदर पॉट्स वर ऑल्सो डेकोरेटेड बाई वेरियस डिज़ाइन ऑफ एनिमल्स फिगर ऑन देम। ठीक है। अब ये कुछ अदर पॉट्स हैं, वर ऑल्सो डेकोरेटेड बाई वेरियस डिज़ाइन ऑफ एनिमल्स फिगर ऑन देम, मतलब कुछ वो अपने पॉट्स बनाया करते थे, उस पर डिज़ाइन बना दिया करते थे, जानवरों के अलग अलग डिज़ाइन बनाया करते थे, उनके ऊपर अलग अलग उस पर कलर थोड़ा सा कर दिया करते थे, मतलब उस पर डिज़ाइन देते थे। ठीक है। आर्ट बना दिया करते थे। तो मतलब हल्के हल्के ये सारे मॉडर्नाइज हो रहे थे, आर्ट सीख रहे थे, कला सीख रहे थे, कैसे काम किया जाता है, कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, कैसे खाना उगाया जाता है, या कैसे जानवरों को पाला जाता है, जानवरों से कैसे मदद ली जाती है, ये सारी चीज़ें सीखते जा रहे थे। टूल्स, अब उस ज़माने के टूल्स क्या होते थे, हथियार क्या होते थे। द टूल्स ऑफ दिस टाइम वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन। इस ज़माने की भी बात करें अगर हम, तो इस ज़माने के भी टूल्स हमारे पत्थरों से ही बने रहते थे। मतलब शुरुआत से इस ज़माने तक जो हम मेसोलिथिक एज तक पढ़ रहे हैं, या जो हमारी ये एज चल रही है अब मॉडर्न वाली, ये जब इन्होंने खेती सीख ली, किसानी सीख ली, खेती बाड़ी सीख ली, तब तक ये लोग क्या हैं, पत्थरों के ही क्या यूज़ कर रहे थे, टूल्स, हथियार यूज़ कर रहे थे। बट नाउ दे वर हार्डर एंड हाईली पॉलिश्ड। मगर अब बात करें तो ये लोग काफ़ी स्किल्ड हो गए थे, काफ़ी समझदार हो गए थे, तो वो काफ़ी हार्ड और हाईली पॉलिश्ड और अच्छे से तराश कर उसे बनाया करते थे। पहले क्या होता था, कहीं भी ऐसे ही कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा, गोल है, कहीं चौकोर है, कैसा भी शेप है, फिर उन्होंने उसे शेप देना शुरू किया, उसे पॉलिश करना शुरू किया, मतलब उसे शाइन करना शुरू किया, घिसना शुरू किया, घिस के उसे चमकाना शुरू किया, उसे इस तरह से बनाना शुरू किया जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई भाले के शेप में है, कोई आगे यहाँ पर नोक है, ये है, ये है। इसे क्या करते थे, फिर ये लोग उससे अटैच कर दिया करते थे, बांस से, लकड़ियों से, कि आसानी से इसे यूज़ कर पाएँ, क्योंकि इसे पकड़ने की अच्छी जगह नहीं है। अब ये देखिए, ये आरी और जो गोश्त काटने वाला बुगदा होता है, बड़ी बड़ी जो छुरी होती हैं, उसकी तरह लग रहे हैं। ये सब जो है
गोश्त फाड़ने के लिए या लकड़ी काटने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। तो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग वज़न के बनाते थे ये लोग अलग कामों के लिए। द टूल्स इंक्लूड एक्सेस, हैमर्स, चीज़ल्स, सॉ और मेस हेड, एरो हेड। एरो हेड देखिए, एरो हेड किसे कहते हैं, ये रहा एरो हेड। एरो हेड किसे कहते हैं, जो तीर के आगे जो नोक लगी होती है, ये एरो हेड नहीं दिख रहे हैं आपको, जो तीर के आगे लोहे का अब यूज़ होता है, मगर पहले पत्थरों की यूज़ करते थे। तो ये लकड़ियों में आगे लगाया करते थे कि वो तीर जब फेंकें तो वो जो है हट करे या उस शिकारी पे लगे जाके, तो ये पत्थरों से नोकीले एरो हेड बनाते थे। और एक्सेस और कुल्हाड़ियाँ और हथौड़े, ये सारी चीज़ें, ठीक हैं, एक्सेट्रा। मोटर्स एंड पेस्टल्स वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। और जो मोटर्स और पेस्टल्स यूज़ करते थे, मोटर्स किसे कहते हैं, अ स्मॉल हैवी बाउल यूज्ड व्हेन क्रशिंग फूड, मतलब एक छोटा और भारी बर्तन या कटोरा जो भी हो जिसे वो यूज़ करते थे, उसके अंदर ग्रेन को डालकर ग्राइंड करने में, मतलब पीसने के लिए। जैसे आज हम मिक्सी यूज़ करते हैं, या मिक्सी से पहले एक इतना बड़ा लोहे का डिब्बा होता था बड़ा सा, और उसके अंदर इतना बड़ा काफ़ी इतना बड़ा लगभग क्या होता था, लोहे का ही डंडा होता था और लोहे का ही कटोरा होता था। उसके अंदर लोग बाग क्या करते थे, दलिया कूटते थे, यानी गेहूं डाल के उसे कूटा करते थे, उससे मसाले पीसा करते थे, उससे कूट दिया करते थे। तो इसी तरह से मोटर्स और पेस्टल होते थे, ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है, पत्थरों के कटोरे टाइप के बना के और पत्थरों से उसे ही मसलने के लिए। जैसे आज हम डॉक्टर के दुकान पे जाते हैं तो दवा बनाता है, वो दवा पीसने वाला होता है उसके पास छोटा सा, तो इसी तरह से इनके पास होता था किसे मसलने के लिए, ग्राइंडिंग ग्रेन्स को, अनाज को पीसने के लिए या मसलने के लिए। बिसाइड पीपल बिगेन वीविंग क्लोथ, और लोगों ने क्लोथ, कपड़े सिलना भी, बुनना भी सीख लिया। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन, दे दैट कुड नाउ बी ग्रोन। और कौन कौन से मटेरियल यूज़ करके, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी हैं, अलग अलग मटेरियल यूज़ करके इन्होंने कपड़े बुनना, कपड़े सिलना भी सीख लिया। जैसे कि कॉटन की बात करें, जो कि अब ये कॉटन उगाना भी सीख गए थे, ठीक है, कॉटन की खेती होती है ना, कॉटन उगाना सीख गए, फिर उसे यूज़ करना सीख गए कि कैसे उससे कपड़े बनेंगे, कैसे उसके कपड़े बुने जाएंगे। फिर बात आती है ट्राइब्स की। ट्राइब्स तो आप काफ़ी चैप्टर में ये वर्ड सुनते आ रहे हैं, वर्ड ट्राइब्स ट्राइब्स ट्राइब्स। ट्राइब्स किसे कहते हैं, ट्राइब एक तरह से एक ग्रुप होता है, जो ये कह लिए एक ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइबल एरियाज़ में अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, उन्हें ट्राइब्स कहा जाता था। अलग अलग अपने ग्रुप होते हैं जिसे ट्राइब्स कह दिया जाता है। नाउ अर्ली मैन लिव्ड इन अ ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। अब लोगों ने अपने अपने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, जिसे क्या नाम दिया गया, ट्राइब्स, ठीक है। दे फॉलोड सर्टेन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑल्सो। अपने अपने ग्रुप के कुछ अलग अलग फॉलोअर, अलग अलग कस्टम्स, अपने अपने बिलीफ, अपने अपने प्रैक्टिसेस होती थी जो काम करते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वेरल्स बिटवीन देम। और जब अलग अलग ग्रुप हैं तो आपस में बहस वाली बात भी होनी चाहिए, मतलब जब मैं कह रहा हूँ एक गाँव है, वहाँ पर पूरे खूब अच्छे से रह रहे थे लोग बाग, फिर उसमें 4-5 ग्रुप बढ़ गए, मतलब 4-5 ग्रुप अलग अलग लोग हो गए, एक ग्रुप में 10-12 लोग, एक ग्रुप में 10-12 लोग, एक ग्रुप में 10-12 लोग, मतलब कुछ कुछ ग्रुप बन गए, छोटे छोटे ग्रुप बन गए उसमें। अब वो आपस में कहीं ना कहीं तो उसमें बहस होगी, कहीं ना कहीं उसमें झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो उसके लिए क्या किया गया, दे नीडेड रूल्स टू टेल देम व्हाट दे वर नॉट अलाउड टू डू। तो उन सबको रूल्स बना दिए गए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, मतलब करने वाली चीज़ तो इंसान खुद करता है, मगर क्या नहीं करना है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें बता दी गई। दे नीडेड रूल्स टू टेल देम व्हाट दे वर नॉट अलाउड टू डू। और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उन्हें बताया जाए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपको मना है। दोज हु ब्रोक द कम्युनिटी रूल्स मस्ट हैव बीन पनिश। और जो कम्युनिटी का रूल तोड़ेगा, जो उनके ग्रुप का या उनके कस्बे का रूल तोड़ेगा, उस ट्राइब का रूल तोड़ेगा, जो कानून है वो तोड़ेगा, उसे सज़ा मिलेगी, मस्ट बी पनिश्ड, उसे सजा दी जाती थी। प्रोबेबली क्या होता था, प्रोबेबली सम मैन हु वर ओल्ड, एक्सपीरियंस्ड, यंग, ब्रेव, वॉरियर और प्रीस्ट वर रिगार्डेड एज लीडर। क्या होता था, कुछ आदमी जो कि बूढ़े और जो एक्सपीरियंस होते थे, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से काफ़ी एक्सपीरियंस होता था, वो लोग, या जो बहादुर लोग होते थे, वॉरियर जो होते थे, लड़ाकू होते थे, या साधु जो होते थे, प्रीस्ट जो होते थे, उन लोगों को लीडर्स चुन लिया जाता था। मतलब वो लोग कानून बनाएंगे, वो लोग जैसे कि कुछ बहादुर लोग हैं, उन्हें जंगों के लिए, अपने ट्राइब की हिफाजत के लिए खड़ा कराया जाता था, उन्हें काम दिया था। या जो पुराने बूढ़े लोग होते थे, उन्हें सलाह मशवरे के लिए, एक्सपीरियंस पर्सन जो होते थे, उन्हें सलाह और मशवरे के लिए, राय देने के लिए दिया जाता था। प्रीस्ट जो होते थे वो उनके
पढ़े लिखे होते थे, जिन्हें अपने रिलीजन और मज़हब के बारे में नॉलेज होती थी, ये सब चीज़ें, ठीक है। इन लोगों को क्या बना दिया जाता था, लीडर्स बना दिया जाता था। लीडर मतलब ये नहीं कि राजा बना दिया जाता था, मतलब लीडर ये है कि आप लोग हमें बताएंगे, गाइड करेंगे बाकी लोगों को कि काम कैसे करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, ये वाली बात है। ट्राइब्स हैड देयर ओन लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, स्टोरीज़ एंड पेंटिंग्स बेस्ड ऑन सर्टेन यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन। और ट्राइब्स जो होते हैं उनकी अपनी ज़बान, अपनी भाषाएं होती हैं, अपने गाने होते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, अपनी पेंटिंग होती हैं, उनकी कल्चर, यूनिक कल्चर ट्रेडिशन को लेकर अपने अपने उनके डिफरेंट गाने और लैंग्वेज, ज़बानें और पेंटिंग करने का तरीका या कहानियाँ उनकी अलग अलग होती हैं, ठीक है, अपने कल्चर को लेकर। Their tribe had plenty of jobs to be done such as hunting, gathering, farming, herding and fishing। और वहाँ पर ट्राइबल्स की क्या जॉब होती थी, कुछ ट्राइबल्स की कुछ जॉब होती थी, जैसे कि अलग अलग काम दे दिया या अपना अपना जो काम करते थे। मतलब अब जो है यही थोड़ी नहीं है कि खाली लॉ बना लिए, कानून बना लिए, अपनी ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, तो उसके लिए क्या करते थे, plenty of jobs to be डन सच एज, कुछ काम भी किए जाते थे ट्राइबल्स के अंदर, जैसे हंटिंग, शिकार करना, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना खाने को या किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, अपनी ज़रूरतों को इकट्ठा करना। जैसे अब शिकार करा तो उसे पकाना भी पड़ेगा, पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी को इकट्ठा करना, तो ये भी गैदरिंग में आ गया, ठीक है। फार्मिंग, खेती करना, हर्डिंग एंड फिशिंग, और जानवरों को चराना, उनकी देखभाल करना या मछलियाँ पकड़ना, ये सारा काम हुआ करता था। वुमेन डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क। और जो औरतें होती थी ज़्यादातर क्या करती थी, एग्रीकल्चरल वर्क, घरों का जो एग्रीकल्चर खेत वाला काम होता था वो ज़्यादातर करती थी। द क्लीनिंग एंड मिल्किंग ऑफ एनिमल वॉज डन बाई बोथ मैन एंड वुमेन। और जानवरों को जानवरों के जहाँ पर रह रहे हैं वो, या जानवरों की साफ़ सफाई करना या दूध काटना या दूध जो काटते हैं वो करना, ये सारा काम आदमी और औरत दोनों ही करा करते थे। दे बोथ ऑल्सो मेड पॉट्स, बास्केट, टूल्स एंड हेड। और ये दोनों क्या करते थे, पॉट्स बनाया करते थे आपस में, और बास्केट्स बनाया करते थे, टूल्स बनाया करते थे, और झोपड़ियाँ बनाया करते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ औरतें ही करेंगी ये काम या आदमी ही करेंगे, सब मिलकर करा करते थे, ठीक है। अब पेंटिंग की बात करते हैं। अर्ली मैन पेंटेड ऑन केव्स, रॉक्स एंड वॉल्स। अर्ली मैन क्या करते थे, कहाँ पर पेंटिंग किया करते थे, केव्स पे यानी गुफाओं के अंदर, या रॉक पत्थरों पर, या दीवारों पर इधर उधर। A stone slab with a hunting scene has been found at बुरज़ाहम। और एक स्टोन स्लेब, एक पत्थर देखा गया, स्टोन का पत्थर देखा गया, स्लेब देखा गया, तख्ता देखा गया, जिस पे क्या था, उस क्या बना हुआ था कि एक आदमी जो है जानवर का मार रहा है, शिकार कर रहा है। तो ये किसने बनाया होगा, अर्ली मैन ने बनाया होगा। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, ये इस पिक्चर से क्या शो करना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ पर देखी गई, बुरज़ाहम में, ठीक है, बुरज़ाहम में, बुरज़ाहम, ठीक है। फिर ब्यूरियल प्लेसेस, ब्यूरियल किसे कहते हैं, वैसे ब्यूरियल होता है जनाजा, ठीक है। ब्यूरियल प्लेसेस मतलब वो जगहें जहाँ पर दफनाए जाते थे। अर्ली मैन बरीड देयर डेड एंड मार्क द ब्यूरियल प्लेसेस विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन। क्या करते थे अर्ली मैन, जब लोग बाग ख़त्म हो जाए, जैसे उनके ग्रुप का या उनके घर का कोई भी ख़त्म हो गया, तो उसे दफना दिया करते थे, और वहाँ पर एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन मतलब बड़ा सा पत्थर रख दिया करते थे, याद रखने के लिए कि यहाँ पर उसकी कब्र है, ये यहाँ पर हमारे उसकी कब्र है, यहाँ पर यह कब्र है, यही याद रखने के लिए। क्योंकि सब तो ज़मीन ही ज़मीन, खेती खेत, किसानी, जंगली जंगल था, कैसे पता चलेगा कौन सी कब्र कहाँ थी या कहाँ पर कब्र है। तो वहाँ पर बड़ा सा एक पत्थर रख दिया करते थे, कॉल्ड मेगालिथ्स मीनिंग लार्ज स्टोन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगालिथ, जिसका मतलब होता है बड़ा पत्थर, लार्ज स्टोन। मेगालिथ मतलब लार्ज स्टोन। एट एडी चन्नलोर इन साउथ इंडिया, अगर हम एडी चन्नलोर साउथ इंडिया में जगह है वहाँ पर की बात करें, मैनी सच मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड, ऐसे कई बड़े बड़े मेगालिथ्स देखे गए हैं जो मिले हैं। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर। और वो पत्थर क्यों यूज़ करते थे लोग बाग, ये याद रखने के लिए कि यहाँ पर कब्र है या यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। तो जब ये मेगालिथ्स मिले लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जो इसके बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो क्या हुआ, तब पता चला होगा यानी यहाँ पर मेगालिथ्स है, ये तो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये वही पत्थर हैं जो लोग यूज़ करते थे, तब पता चला होगा यानी यहाँ पर उन लोगों ने किसी को दफनाया होगा। तो ऐसे करके रिसर्चेज हुए। द डेड बॉडीज़ वर बरीड इन अर्न्स अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट दैट दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और जो डेड बॉडीज़ होती थी वो कैसे दफनाई जाती थी, बरीड इन अर्न्स। अर्न्स कहते हैं जो नॉन मुस्लिम में कलश होता है, एक छोटा सा मटका टाइप का होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो राख होती है मुर्दे की, जो जला दिया जाता है तो उसकी राख बचती है जो,
तो डेड बॉडी की जो राख होती है उसके अंदर डाल दी जाती है, कलश के अंदर। तो ये लोग क्या करते थे, कलश के अंदर राख के साथ साथ जो उनके ऑब्जेक्ट होते थे, मतलब जैसे उनके बाली बुंदे, सोना चांदी जो भी होता था, उनके लाइफ टाइम का जो भी सामान होता था वो उसके अंदर रख दिए करते थे। क्यों? दिस प्रूव दैट नियोलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। क्यों? वो लोग ये सोचते थे कि हम इनकी कब्र में ये सारी चीज़ें दफना दे रहे हैं इनके साथ। जैसे खाने, जैसे कि अगर हम वहाँ की बात करें इजिप्ट की, तो पहले इजिप्ट में भी यही होता था। आपने देखा होगा मम्मी जिसे कहते हैं, तो मम्मी जो होता है, तो मम्मी जो उसमें रखा जाता है, जो कॉफिन होता है उसके अंदर रखा जाता है ना मम्मी, तो मम्मी के साथ वो लोग उसके जेवरात या यहाँ तक के वो लोग ट्रिमर मशीन और जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या रख दिया करते थे। क्यों? वो लोग भी सोचते थे कि अगर ये अपनी इनकी जब नई ज़िंदगी स्टार्ट होगी, मरने के बाद जब ये दोबारा पैदा होंगे या जैसे भी जब ये दोबारा ज़िंदा होंगे, वो लोग सोचते थे, ठीक है, उनके अब ऐसे अंधविश्वास हैं जो भी हैं, जो भी कह लो, वो लोग सोचते थे कि दोबारा ज़िंदा होगा इंसान। तो वो लोग क्या करते थे, पहले से वहाँ पर सोना चांदी खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत या ऐसा सामान रख दिया करते थे, जैसे कि ट्रेमर जूते चप्पल कपड़े। ये क्यों रखते थे? वो लोग सोचते थे कि जब ये लोग दोबारा ज़िंदा होंगे या इनकी कहीं और ज़िंदगी स्टार्ट होगी तो इन लोगों को कमाने की शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। तो ये लोग भी वही बता रहे हैं, द डेड बॉडीज़ वर बरीड इन अर्न्स अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट दैट दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। कि जो मुर्दे होते थे उनकी राख के साथ साथ उनकी से दफनाया जाता था, उनकी ज़िंदगी की जो सारा सामान होता था वो दफना दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते थे, नियोलिथिक जो बैन होते थे, कि हो सकता है कि ज़िंदगी दोबारा पैदा हो, ये लोग दोबारा पैदा हो तो अपने सामान को अपने साथ ले जाएं और उसे दोबारा यूज़ करें। तो ये बिलीफ थे इनके, ठीक है। फिर क्या है, स्टेजेस ऑफ सेटल लाइफ। अब सेटल लाइफ के कुछ स्टेजेस के बारे में मैंने ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, दोबारा बताते हैं। थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट, पोट्री, टॉयज, ज्वेलरी एक्सेट्रा, वी हैव गैदर्ड मच इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर पास। अब हमें जो चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कॉइन सिक्के मिले, इंस्क्रिप्शंस मिली, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली, या पोट्री मिली, या टॉयज़ मिले, या ज्वेलरी मिली, इन सबको देखकर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुई है हमारे पास के बारे में, हमारे गुजरे हुए कल के बारे में। To understand our history better, the archaeologists have divided the Stone Age into following three stages in order of their occurrence। मतलब अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से हम लोगों को समझाने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टोन एज को, स्टोन एज किसे कहा जाता है, जब स्टोन एज इसलिए कहा जाता है इनके ज़माने को क्योंकि अर्ली मैन अपने ज़माने में स्टोन के पत्थर, स्टोन के औजार यूज़ किया करते थे, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टोन एज। इस स्टोन एज को, इस ज़माने को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा कि हम अच्छे से समझ पाएँ। क्यों? उनके अक्यूरेंस को, कि वो शुरू कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक चला, कैसे ज़माना, मतलब सारी चीज़ें इनका जो ज़माना गया है अर्ली मैन का, जब तक इन्होंने, मतलब स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग पत्थरों के औजार यूज़ करते थे। अब जब तक भी यूज़ करते हों, जब तक इन्हें क्या कहा गया, स्टोन एज। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा इन्होंने, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारे पीरियड होते हैं, जैसे हमारे 4 घंटे का स्कूल है तो 4 घंटे में हम 8 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हमारे पढ़े जाते हैं, यानी पहला सब्जेक्ट आधे घंटे का मैथ हुआ या जैसे इंग्लिश हुआ, तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। इसी तरह से इन्होंने स्टोन एज को पूरे, मैंने कहा 1 साल को 12 महीने में डिवाइड किया, तो इसी तरह से इन्होंने पूरे स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले क्या था हमारा पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मतलब सबसे शुरू की जो एज होगी स्टोन एज, जहाँ से स्टार्ट हुई होगी स्टोन एज। इन दिस पीरियड अर्ली मैन यूज क्रूड स्टोन टूल्स एंड वेपन्स एंड लेड अ नोमेडिक लाइफ। इस पीरियड में, इस ज़माने में अर्ली मैन क्या करते थे, क्रूड मतलब खुरदुरे, ठीक है, सिंपल और बेसिक, विदाउट मच स्किल्स और डिटेल, मतलब जिसमें ज़्यादा स्किल्स ना यूज़ हुई हो, ऐसे ही बस काम चलाऊ टूल्स यूज़ करते थे, हथियार यूज़ करते थे और वेपन्स यूज़ करते थे। एंड लेड अ नोमेडिक लाइफ, और अपनी लाइफ कैसी लीड करते थे, कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, नोमेडिक लाइफ, ठीक है, कैसे नोमेडिक्स होते थे, इधर उधर बस खाना बदोश होते थे। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज, और इसे हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, और इस ज़माने में हड्डियों से भी टूल्स बनाए जाते थे, ठीक है, हड्डियों का भी यूज़ किया जाता था टूल्स को बनाने में। अब मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज की बात करते हैं। In this age, early men used microlithic stone tools which were used by blending or joining them on handles or stick of wood bamboo। मतलब इस ज़माने में लोग बाग ने, जो अर्ली मैन होते थे, उन्होंने माइक्रोलिथिक स्टोन टूल, मतलब स्टोन के पत्थरों के अच्छे तराशे हुए, अच्छे खासे डिज़ाइन के इन्होंने पत्थरों के टूल बनाए, जो कि कैसे यूज़ होते थे, जैसे कि अब मैंने तीर का आगे का वो बना लिया हिस्सा पत्थर का, और फिर लकड़ी ली, लकड़ी के अंदर तीर के शेप में एक लकड़ी ली, उसके अंदर मैंने
आगे नोक लगा दी लोहे पत्थर की, ठीक है, वो एरो हेड लगा दिया। इस तरह से वो क्या करते थे, बाइंडिंग और ज्वाइनिंग देम ऑन हैंडल्स और स्टिक्स ऑफ वुड, उसके लकड़ियों के हैंडल बना के या बैम्बू के बांस के हैंडल बना के उसमें ज्वाइन करते थे और अपने हथियार बना लेते थे, ठीक है। फिर क्या है, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज के बारे में क्या है, ये लास्ट स्टोन एज है, जो आखिरी स्टोन एज था, मतलब आखिरी समय जो चल रहा था उसके बारे में है यहाँ पर। इन दिस एज अर्ली मैन यूज पॉलिश स्टोन टूल। इस ज़माने में क्या था, इस ज़माने में अर्ली मैंस ने पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज़ किए थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड सेटल लाइफ, और सेटल लाइफ गुजारते थे, ठीक है। कैसी जिंदगी थी, सेटल लाइफ गुजारते थे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगे यहाँ पर। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इन दिस एज अर्ली मैन यूज पॉलिश स्टोन टूल्स, मतलब अब अपने जो पत्थरों के टूल बनाया करते थे ऐसे ही होते थे पहले, खुरदुरे, कहीं से भी कैसा भी शेप है, टेढ़ा मेढ़ा, फिर उन्होंने अच्छे से पॉलिश शेप बनाने शुरू किए, चिकने उसे शार्प करके अच्छे से शाइन करके जो देखने में भी अच्छा लगे, इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने स्टोन के टूल्स बनाना शुरू किए। जानवरों को ये इस ज़माने में जानवरों को पालने लगे, एंड लेड अ सेटल लाइफ, और अपनी सेटल लाइफ जीने लगे, मतलब इधर उधर से जो घूमने वाले लोग थे पहले, ये इधर उधर घूमना करते थे बस इधर उधर खाने की तलाश में, फिर ये एक ही जगह रहकर खेती करने लगे और वहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इसमें कौन कौन से टूल्स होते थे, जो कि पॉलिश होते थे, जिसमें फाइन कटिंग एज होती थी, अच्छी से उसमें कोने होते थे, अच्छे से शार्प एजेस होती थी। एंड मोटर्स एंड पेस्टल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, और मोटर्स और पेस्टल्स मैंने बताया था जिसे किसे कहते हैं, ग्रेन्स को, अनाज को ग्रेन करने के लिए, मसलने के लिए या पीसने के लिए यूज़ करते थे। जैसे दवा को हम पीसने के लिए छोटा सा हम यूज़ करते हैं ना, इस तरह से कटोरा होता है, उसमें एक हैंडल होता है, उससे दवा को कूटने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े पत्थरों की यूज़ करते थे ये लोग अनाज को कूटने के लिए। मोटर्स एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। और ये जो मोटर्स और पेस्टल्स है ना, ये आज भी ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तो मशीन आ गई हैं, चक्की पे हम आटा पीसने चले जाते हैं। पहले क्या करते थे, हाथ से पीसते थे, और हाथ वाली मशीन नहीं थी तो उससे क्या करते थे, पहले हम पत्थरों से उसे कूट कूट के पीसते थे, तो उसे ही कहा गया मोटर और पेस्टल्स। तो वही कह रहे हैं, आज भी हम इस ज़माने में भी हम हज़ारों साल बाद, 1000 साल बाद भी हम इसे यूज़ करते हैं। Several traces of huts have been discovered by the archaeologists in Burzahum. Several traces of huts, झोपड़ियों के कुछ निशान, कुछ ट्रेसेस जइए के लिए कुछ निशान पाए गए हैं, कहाँ पर, डिस्कवर्ड हुए बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें डिस्कवर्ड की हैं, खोजे हैं इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने, मतलब इन्हें ढूंढा है, या ये कह लिए इनके बारे में पता चला है कि यहाँ कहीं कभी हट हुआ करती थी, कोई झोपड़ी हुआ करती थी इस तरह की। इन बुर्ज़ाहोम में, बुर्ज़ाहोम जो जगह मैंने बताई अभी, ये होम नहीं है, बुर्ज़ाहम है, HAM, ठीक है। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जिसे आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। सम पिट हाउसेज विच वर डिग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम हैव ऑल्सो बीन फाउंड विच मस्ट हैव प्रोवाइडेड शेल्टर टू अर्ली मैन ड्यूरिंग विंटर्स। अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ पिट हाउस भी देखे गए जो कि गड्ढे खोद के बनाए जाते हैं, ठीक है, विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, और कुछ उसमें स्टेप्स बनाए थे कि अंदर जाने के लिए। हैव ऑल्सो बीन फाउंड विद विच मस्ट हैव प्रोवाइड, जो कि इंसान को सच में ही, अगर इंसान उसे देखे, अगर हम इसे देखेंगे तो इस हिसाब से बना रहता था ये पिट्स, कि उसे देखकर लगता था कि हाँ सच में इंसान इसमें रहता होगा और ये ठंड से बचने के लिए इंसान ने यूज़ किया होगा। क्यों, क्योंकि कश्मीर में बनाया गया, कश्मीर में गड्ढा खोद के बनाया गया, कश्मीर ठंडी जगह है, ज़मीन के अंदर गर्मी रहती है, इसलिए इंसान ने बनाया होगा, तो इंसान अंदाज़ा तो लगाएगा ही। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब स्टडी की और सोचा कि इसलिए बनाया होगा इन लोगों ने। कुकिंग हट्स फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स सजेस्टेड दैट दे वर डिपेंडिंग ऑन द वेदर। और खाने के जो इनका पकाने वकाने का जो ज़मीन या जगह थी, वो कहाँ देखी गई, पिट्स के अंदर या घर के अंदर, जैसा भी घर होता था उसके अंदर, और घर के बाहर भी इन्होंने निशान देखे कि खाना पकाने की जगहें जो हैं घर के अंदर भी मिली हैं, घर के बाहर भी मिली हैं। तो उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया, यानी इन्हें भी मौसम पे, ये लोग भी मौसम पे या टेम्परेचर पे डिपेंड होते थे। क्यों, इन कोल्ड वेदर दे यूज टू कुक इन साइड द होम्स एंड इन वार्म वेदर कुकिंग वॉज डन आउटसाइड। इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया जैसे हम लोग गर्मियों में
खुली हवा में रहना पसंद करते हैं या ठंडियों में घर में रहना पसंद करते हैं बंद जगह पे, तो ये लोग भी ऐसे ही ठंडियों में घर में खाना बनाया करते होंगे, तभी हमें घर में निशान मिले खाने पकाने के, और बाहर खाने के पकाने के निशान मिले, यानी ये लोग गर्मियों में बाहर खाना पकाना करते होंगे। ठीक है, तो ये सब देख के ये लोग अंदाज़ा लगाया करते हैं, ये स्टडी करते हैं इस पर बहुत। पीपल स्टार्टेड यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, और पॉट्स जो है यूज़ करते थे लोग बाग पहले के खाना पकाने में। ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स वर कुक बाय देम, और ज़माने के लोग क्या यूज़ करते थे, राइस चावल, लेंटिल्स कहते हैं व्हीट गेहूँ, लेंटिल्स कहते हैं मसूर की दाल, ठीक है मसूर, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती थी उस ज़माने में खाना बनाने में। दीज पॉट्स वर समटाइम्स डेकोरेटेड, और जो ये देखे गए तो पुराने ज़माने के जब पॉट्स मिले होंगे तो उसमें ये भी देखा कुछ पॉट जो होते हैं वो जो है कुछ डेकोरेटेड यानी सजे हुए भी थे, यानी कुछ अच्छे से पेंट थे, कुछ पे डिज़ाइन बना था, कुछ पे किसी जानवर की शक्ल बनी थी या अलग अलग उस पर आर्ट बनी हुई थी, मतलब कुछ को वो लोग सजाया भी करते थे। एक्टिविटीज़ ऑफ अ ट्राइब, ट्राइब की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती थी। फर्स्ट क्या था, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब। जो ट्राइब के जो लोग होते थे, मेन मेंबर होते थे, उसका मेन काम क्या होता था उनका, हंटिंग शिकार करना, गैदरिंग अपने सामान को इकट्ठा करना अपने यूज़ के लिए, फार्मिंग खेती करना, हर्डिंग जानवरों को पालना, एंड फिशिंग और मछलियाँ पकड़ना, ये सारा काम उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, ये सारा काम होता था ट्राइब्स का। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लाइन, सेकेंड, most of the agriculture work like preparing the ground, sowing seeds, looking after the ground plants and harvesting grain were done by women of a tribe। और जो ज़्यादातर काम होता था औरतों के जरिए जो किया जाता था वो कौन सा होता था, एग्रीकल्चर वर्क, जैसे कि ग्राउंड को प्रिपेयर करना, ज़मीन को तैयार करना, फिर उस पर बीज बोना, फिर उसकी देखभाल करना, जब पेड़ उगने लगे तो उसके बाद देखभाल करना, हार्वेस्टिंग ग्रेन, फिर जब उग जाए तो उसको हार्वेस्ट करना, मतलब खेत को जब अब हमारा खेत उग गया तो उसे काटेंगे भी तो उसे यूज़ भी तो करेंगे, वो सारा काम किसके जरिए किया जाता था, औरतें जो होती थी ट्राइब की। थर्ड, द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग वॉज डन बाई बोथ मैन एंड वुमेन, और जो जानवरों को साफ़ सुथरा करना, सफाई करना उनकी, या दूध काटना, ये सारा काम आदमी और औरत दोनों ही मिलकर करा करते थे। चिल्ड्रन लुक आफ्टर प्लांट्स, ड्रोव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम, और जो बच्चे हुआ करते थे वो अपने पेड़ पौधों की, अपनी फसल की देखभाल कैसे करते थे, जो वहाँ पर जानवर या चिड़ियों को भगा कर, जो कि उन्हें खा सकते हैं, उन जानवरों को भगाया करते थे या उन्हें चिड़ियों को उससे दूर हटाया करते थे कि उसे खा ना जाए, फसल को नुकसान न करें। फोर्थ, बोथ मैन एंड वुमेन मेड पॉट्स, बास्केट, टूल्स एंड हट्स, सभी वहाँ पर आदमी औरत अपने बास्केट बनाया करते थे, पॉट बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे, घर बनाया करते थे अपने रहने के लिए। दे ऑल्सो टुक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स, और वो सिंगिंग गाने में, नाचने गाने में, और मतलब जो उनके कुछ फेस्टिवल्स ये जैसे भी उनका जो सॉन्ग होते थे वो गाते थे या नाचते थे, ठीक है, इसमें भी अपने पार्टिसिपेट करते थे, वो लोग हिस्सा लेते थे। एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स, अपने घर को सजाने में सब एक साथ मिलजुल कर काम करते थे। सम मैन हु वर ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, जो आदमी जो पुराने होते थे, काफ़ी उम्र होती थी जिनकी, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता था, ठीक है। ब्रेव वॉरियर्स, और जो बहादुर लोग होते थे वो लोग, और जो प्रीस्ट होते थे वो रिगार्डेड एज लीडर, और जो साधु होते थे इन लोगों को लीडर्स बना दिया जाता था, मतलब ये लोग बताया करते थे कैसे क्या काम करना है। या जैसे कि वॉरियर हैं तो वो लोग अपने ट्राइब्स की हिफाजत करते थे जानवरों से, ये दूसरे ट्राइब से बचाया करते थे, जैसे आपस में दूसरे ट्राइब ने हमला कर दिया तो उससे बचाया करते थे। या जो बड़े एक्सपीरियंस बूढ़े लोग होते थे उनसे राय ली जाती थी, मशवरा लिया जाता था। और जो प्रीस्ट होते थे इन लोगों को अपने रिलीजन के, अपने मज़हब के बारे में काफ़ी नॉलेज होती थी, तो इनसे राय मशवरा करते थे। 6 क्या है, ओल्ड वुमेन वर रिस्पेक्ट फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस, और जो बूढ़ी औरतें होती थीं उनके विजडम, उनकी बहादुरी और उनके एक्सपीरियंस के लिए उनकी बहुत इज्जत की जाती थी, ठीक है। ऑल द ट्राइब हैड देयर रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन, सारे जितने भी ट्राइब्स हैं उनके अपने अपने यूनिक और कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं उनकी अलग अलग, उनके अलग अलग म्यूज़िक हैं, उनके अलग अलग स्टोरीज़ हैं, एंड पेंटिंग्स, उनके अलग अलग पेंटिंग्स हैं। दे ऑल्सो हैड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस, और उनके अपने अपने गॉड, अपने अपने भगवान, अपने अपने या गॉडेस, ठीक है। गॉड कहते हैं मेल को, गॉडेस कहते हैं फीमेल गॉड को, मेल को, ठीक है। तो अपने अपने भगवान, अपने अपने उनके भरोसे थे कि हमारा ये भगवान है, ऐसे भगवान है, मतलब अपने अपने दिमाग से जिसे वो अपने गॉड मानते हो। अब इसकी एक्सरसाइज देखिए, हमें ये किस में करनी है, बुक में करनी है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में, सिर्फ और सिर्फ हमें सी और डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है हमारा सी और डी ये कॉपी में करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्या है, इन बुरज़ाहोन पीपल बिल्ट हाउस, बुरज़ाहन में, बुरज़ाहम है ना, ये तो
हमने बुर्जा हम पढ़ा है, बुर्जा हम, हर जगह इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। यहाँ पर है एम, बुर्जा हम। बुर्जा हम में लोग बाग कैसे घर बनाते थे? बाय डिगिंग पिट इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड को गड्ढे खोद खोद के, या मड और बैम्बू से बनाया करते थे, या सीमेंट से बनाया करते थे, या आयरन से, या नॉन ऑफ दीज। तो बाय डिगिंग पिट इनटू द ग्राउंड, गड्ढे खोद खोद के अपने घर बनाया करते थे। मड और बैम्बू को यूज़ करते थे, मगर बुर्जा होम कैसी जगह है? कश्मीर में ठंडी जगह है, तो ये गड्ढे खोद कर बनाया करते थे, अगर हम उस ज़माने की बात करें। ठीक है। सेकंड क्या है? एट द टाइम बास्केट वर मेड ऑफ, उस जमाने में बास्केट कैसे बनती थी? थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड, लकड़ियों की छोटी छोटी पतली पतली पट्टियों से। थर्ड क्या है? द पॉट्स वर गिवन डिफरेंट शेप्स एंड परहैप्स ड्राइड इन द, जो पॉट होते थे अलग अलग शेप के होते थे और उन्हें किस में सुखाया जाता था? सूरज की रोशनी में, सन में। ठीक है, इसका हो गया बी, इसका भी बी और इसका ए पहले वाले का। फिर क्या है? द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वॉज, जो पहले सबसे पहले अनाज उगाया गया था कौन सा था? वीट, बार्ले या बोथ? तो वीट और बार्ले दोनों ही था, सबसे पहले इसी चीज़ की खेती की गई थी, तो इसमें क्या हो गया? सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। फिर हमारा डी, पांचवा क्या है? गुड केयर वॉज टेकन ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल फॉर, जो अच्छी देखभाल क्यों करा करते थे जानवरों की? मिल्क के लिए, मीट के लिए, फूड के लिए, तो ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों के लिए वो लोग अच्छे से जानवरों की देखभाल करते थे कि उससे उन्हें गोश्त मिले, खाना मिले और दूध मिले। द मेसोलिथिक एज इज़ ऑल्सो नोन एज, जो मेसोलिथिक एज है उसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? मिडिल एज, स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते हैं मेसोलिथिक एज को, इसका दूसरा नाम क्या है? मिडिल स्टोन एज। फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्या है? इन डैश पीपल बिल्ट पिट हाउस, कहाँ पर पिट हाउस बनाया करते थे लोग बाग? बुर्जा हम में, बुर्जा हम में, BURZAHAM। क्या है हमारा? ये मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, बुर्जा हम, BURZAHAM, बुर्जा हम। ठीक है, ये हमारा ए है बच्चों। फिर मैं दिखाता हूँ, द टूल्स ऑफ दिस टाइम वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन बट नाउ दे वर हार्डर एंड हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, पहला क्या है? स्टोन, हार्डर एंड हाईली पॉलिश्ड, POLISHED, हार्डर एंड हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, देख लिया आप इसे। फिर थर्ड क्या है हमारा? डैश वर नीडेड फॉर स्टोरिंग राइस, राइस चावल वावल को ये इकट्ठा करने के लिए, खाने को इकट्ठा करने के लिए किसे यूज़ करते थे? बास्केट को, तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्या है? बास्केट, BASKETS। फिर क्या है फोर्थ हमारा? ये हमारा है डेजोली हेडिंग। अब मैं इसकी स्पेलिंग बुक में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर साफ नहीं नज़र आ रहा होगा। देखिए इसकी स्पेलिंग है डेजोली हेडिंग। ये हमारी कौन सी है? चौथी वाली फिल इन द ब्लैंक्स, DAOZALI। डेजोली हेडिंग वॉज फाउंड ऑन हिल। ठीक है, ये क्या है? ये न्यूलिथिक साइट्स हैं। ये डेजोली हेडिंग क्या है? ये न्यूलिथिक साइट्स है, डेजोली हेडिंग। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? चौथा, DAOZALIHADING। डेजोली अलग, हेडिंग अलग, ये अलग अलग वर्ड हैं। फिर क्या है? कैटल ह्यूंग इन तुर्की वॉज सिचुएटेड नियर अ रिवर ऑन अ फर्टाइल प्लेन। जो कैटल ह्यूंग है वो कहाँ पर है? तुर्की में मौजूद है, TURKEY, तुर्की। उसके बाद अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं, हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको मैं करना, तो किस में है? हमें ये करना हमें कॉपी में ही है, मगर मैंने इसे कुछ बुक में टिक लगाए हैं, कुछ कॉपी में किए हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको सारा किस में करना है? कॉपी में करना है। तो पहला क्या है? आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला क्या है हमारा इसका? सी का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अर्ली मैन ईट। तो ये मैंने कॉपी में कर रखे हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें अगर बुक में देखेंगे तो बुक में ठीक आंसर सही नहीं है। इसी तरह से पार्ट 3 डालकर, चैप्टर 3 डालकर, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, उसका नाम डालकर चैप्टर का, फिर सी एक्सरसाइज लिख कर आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ लिख के, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा उतार लिएगा। ठीक है, मैंने नहीं उतारा है मगर आपको तो उतारना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा उतार के फिर आंसर लिखिएगा। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डिड अर्ली मैन ईट। अर्ली मैन खाते क्या थे? व्हाट डिड अर्ली मैन ईट, अर्ली मैन क्या खाया करते थे उस ज़माने में? तो हमें पता है, तो द अर्ली मैन लिव्ड ऑन एनिमल्स, फिश एंड फ्रूट्स। जो अर्ली मैन होते थे वो किस पर जिंदा रहते थे? एनिमल पर, फिश पे एंड फ्रूट्स, एंड यूज इट देयर प्रोडक्ट टू ईट, और उनके प्रोडक्ट यूज़ करते थे खाना खाने के लिए, खाने के लिए। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। क्वेश्चन उतार लिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड बुर्ज़ाहोम पीपल मेक देयर हाउस। कहाँ पर, किस जगह पर बुर्ज़ाहोम के जो लोग होते थे वो किस जगह पर घर अपना बनाया करते थे? तो बुर्ज़ाहोम कहाँ पर है वो बताना पड़ेगा हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूरा लिख लिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वेयर डिड बुर्ज़ाहोम पीपल मेक देयर हाउसेज, ये लिख के, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख के आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आंसर लिखिएगा। द बुर्ज़ाहोम पीपल मेड देयर हाउसेज नियर श्रीनगर इन कश्मीर। जो बुर्ज़ाहोम पीपल थे वो कहाँ पर अपने घर बनाया करते थे? श्रीनगर के पास, कश्मीर में।
ठीक है, श्रीनगर के पास कश्मीर में ये जगह बुर्ज़खुम यहीं पर है, तो ये हमने बता दिया है। और ये अगर पूछते किस जगह बनाते थे, कैसे बनाते थे, वो पेट खोद कर, गद्दे खोद कर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, पिट कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, व्हाट वाज द शेप ऑफ हाउसेज ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ का जो शेप था, घर वहाँ पर जो बनाए जाते थे वो कैसे उनके शेप होते थे, उनका घर का नक्शा या जो उनका शेप कैसा होता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप उतार के व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द शेप ऑफ हाउसेज ऑफ मेहरगढ़ उतार के क्वेश्चन मार्क लगा के अब यहाँ पर आंसर दिखा रहा हूँ आपको मैं। हाउस क्वेश्चन उतार लिएगा आप लोग, ठीक है। आंसर नंबर 3, हाउसेज वर रेक्टेंगुलर इन शेप, दे वर मेड ऑफ स्टोन, स्लैब्स एंड मड ब्रिक। हाउसेज जो है रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और वो पत्थरों के स्लैब से के बने होते थे और मड के, मिट्टी की ईंटों से बनते थे। ये हमारा आंसर नंबर 3 हो गया। इसके आंसर ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, वेयर कैन यू फाइंड द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ दौजोली हेडिंग। दौजोली हेडिंग्स की साइट्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में भी यही कराया है, तो वही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिए आप पूरा, उसके बाद मैं आंसर दिखा रहा हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कॉपी में उतारने के बाद आंसर नंबर 4, आ न्यूलिथिक साइट्स दौजोली हेडिंग वॉज फाउंड ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली क्लोज टू चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, चाइना और म्यांमार के पास जो हमारी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा वैली के पास है, कहाँ पर, जो पहाड़ हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली। ठीक है, जो पहाड़ हैं ब्रह्मपुत्रा वैली के पास, चाइना और म्यांमार के पास जो हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं न्यूलिथिक साइट्स। ठीक है, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं क्वेश्चन 4, आंसर 4 हटा रहा हूँ अब मैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर डी, वाई डिड पीपल डोमेस्टिकेट एनिमल। जो जानवर को पालते थे लोग बाग, वो क्यों पालते थे, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती थी। पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 15 ओपन करिए। आंसर नंबर फर्स्ट डी, अर्ली मैन बिगिन टू डोमेस्टिकेट एनिमल। ये मतलब ये इसमें पूरा बताया गया है कि क्यों यूज़ करते थे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे, क्या क्या फ़ायदे थे, कैसे फ़ायदे थे, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो यहाँ पर आप लिख लिए आंसर नंबर फर्स्ट किसका, डी का। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट डी का, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये हमारा हो गया आंसर नंबर फर्स्ट डी का हो गया बच्चों। तो आप इस पर टिक कर लिए। ठीक है, आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखाता हूँ इसे, एक मिनट। आंसर नंबर फर्स्ट डी का यहाँ से लेकर टोटल पूरा हमारा यहाँ तक, हर्डस तक। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया, आंसर हो गया इसका। वैसे आपके बुक में तो है ही ये, तो आप बुक में देख लिए, बस टिक लगा लिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसका, डी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, हाउ डिड एग्रीकल्चर लीड टू अ सेटल लाइफ। एग्रीकल्चर किस तरह से सेटल लाइफ लीड करता है, ये बताइए। पेज नंबर 15 पे ही है इसका एग्रीकल्चर वाला, ये वाला हमारा आंसर नंबर 2 डी, अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो से लेकर पूरा फूड तक। कहाँ तक, अर्ली मैन से लेकर, कहाँ से, अर्ली मैन से लेकर, जो हमारा अर्ली मैन है, ये थोड़ा रोशनी पड़ रही है इसे मैं दिखाता हूँ आपको। अर्ली मैन से यहाँ से लेकर पूरा हमारा कहाँ तक, फूड तक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया डी का। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा आंसर नंबर 2 डी का। यहाँ से आप टिक कर लिए, बुक में टिक कर लिए, इसके बाद तो आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसका, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉट्स एंड बास्केट। पॉट्स और बास्केट्स की ज़रूरतें क्या थी, पॉट और जो बास्केट इन्होंने बनाए, क्यों बनाए। पेज नंबर 16 पे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 डी, बास्केट वर नीडेड फॉर स्टोरिंग राइस बार्ले। ये सारी चीज़ें बताई हैं, यहाँ तक कर लिए, इसे डिटेल में बताना है इसलिए हमने थोड़ा यहाँ तक किया है। ठीक है, आंसर नंबर 3 यहाँ पर हमारा कंप्लीट है, आंसर नंबर 3 डी का, बास्केट से लेकर पूरा ऑन देम तक, आंसर नंबर 3 डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम साइट्स ऑफ द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज की कुछ साइट्स बतानी है, तो हमने ये कॉपी में किया है। ठीक है, इसमें सही से आंसर दिया नहीं है, तो मैं कॉपी में आपको दिखाता हूँ इसका आंसर, नेम सम साइट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, कॉपी में दिखाता हूँ मैं, ये मैंने बस जगह छोड़ दी है, ऐसे आपको करना नहीं है, आप तो पूरा क्वेश्चन उतार के पूरा आंसर लिखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतार के क्वेश्चन आंसर लिखिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 उतार के फिर इसका आंसर लिखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आप यहाँ पर फिर आंसर 4 लिखिएगा। सम साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज आर, कुछ मेसोलिथिक एज की सम साइट्स हैं, जैसे कि भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और बैगौर इन राजस्थान एक्सेट्रा। ये सारी क्या हो गई, हमारी साइट्स हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो ये आप आंसर फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। आंसर नंबर 4,
इससे मैंने ये पहले जगह छोड़ी है, मतलब ये बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जो कि आप करने के बाद जितने भी पेज में आए करने के बाद फिर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बुक में ही टिक लगाया, तो मैं बुक में दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं बुक कॉपी अपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट अबाउट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द मेसोलिथिक पीपल। जो मेसोलिथिक पीपल होते थे उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे, उनके भरोसे थे, उनके बिलीव्स क्या थे। तो पेज नंबर 17 ओपन करिए, इसका आंसर नंबर 5 डी का पेज नंबर 17, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 17, इसी के पीछे ये है हमारा अर्ली मैन ब्रीड से लेकर पूरा, ये हमारा इनके रिलीजियस बिलीफ थे कि लोग बाग मरने के बाद दोबारा पैदा होते हैं। ये लोग, इनके रिलीजियस बिलीफ थे, ये सोचते थे ऐसा। इस वजह से वो लोग क्या करते थे, उसके सारे सामान रख दिया करते थे उस आदमी के जो मरा करता था, कि अगर ये दोबारा पैदा हो तो इसे सामान ढूंढने में या ख़रीदने में या कहीं से लाने में परेशानी ना हो, ये इसे ही यूज़ कर ले। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 5, यहाँ से यहाँ तक पूरा। वैसे एक तरह से देखा जाए तो पूरी इसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दी है, मगर आपकी बुक में जितना दिया है हमने उस हिसाब से आंसर नंबर 5 लिखवा दिया है, ठीक है। आंसर नंबर 5 डी का, आंसर नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा डी का। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये आपको करना नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है, ये करना नहीं है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। सी और डी आप कॉपी में कर लिएगा पूरा और ये बुक में ही रहने दिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।